आज हमारा सेकेंड एपिसोड है वार्तालाप पे। और हमारे साथ तुषार है। तुषार, कैसा रहा ये वीक? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो फिर क्या रहा इस वीक? मतलब इस वीक कैसा रहा तेरा? किस चीज में बिजी रहे? इस वीक यार मेरा एक एग्जाम था, उस एग्जाम दिया मैंने। और हम्म। फिर काम वगैरह यही सब चल रहा है, और बाकी क्या न्यूज़ व्यूज़ देख रहे हैं, वही जो चल रहा है न्यूज़ में। न्यूज का मैंने ये देखा कि जो हम लोग मतलब एक समय था जब न्यूज में मोस्टली इलेक्शंस का आ रहा था। यूपी का इलेक्शन, पंजाब का हाँ इलेक्शन, हाँ, है ना? सही बात और है। हाँ अचानक से शिफ्ट हुआ कि अब वार चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि करेंटली क्या चल रहा है इंडिया में, मतलब कि अपने स्टेट में, अपने घर में किसी को कोई मतलब नहीं है। फर्क नहीं पड़ रहा। सोच रहे हैं कि वार में क्या हो रहा है। और हाँ लग रहा है कि वही वाला हाल हो गया जैसे सुशांत सिंह वाला हुआ था ना, कि हाँ पूरा हाँ हाँ। सुशांत सिंह राजपूत का क्यों डेथ हुआ, एंड एवरीबॉडी विल बी ऑक्युपाइड इन दैट। यही चल रहा है। और मैं तो होगा नहीं होगा, दुनिया बचेगा नहीं बचेगा, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, अभी ये गया नहीं है कि मतलब चला ही गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है। बट यही वॉर स्टार्ट हो गया है। तुम बताओ। नहीं, ये बहुत सही बात कही तुमने कि पहले ये इलेक्शन वाला चल रहा था, अब ये चल रहा है। और सुशांत सिंह वाली बात पे मेरे को लगता है कि अब यार न्यूज ज्यादातर अब एंटरटेनमेंट का जरिया हो गया यार हमारी जिंदगी में। ऐसा लग रहा है मेरे को, घर पे बैठ के देखते रहो कि दूसरे देश में लड़ाई हो रही है या किसी कोई सुसाइड कर रहा है, तो अब मतलब एक तरह का वाइकेरियस एंजॉयमेंट लेना कि हाँ हमारे वहां तो सब ठीक ही चल रहा है, पर दूसरे में देखते हैं क्या हो रहा है। एक तरह का मूवी टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया न्यूज देख देख के। और न्यूज मीडिया भी इज नॉट हेल्पिंग इन एनी वे बाय मतलब इस तरह का प्रोपोगंडा दिखा के, या जिस तरह के वो सेंसेशनलाइज्ड हेडलाइंस दिखाते हैं, है ना, कि हाँ, बट ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक अवे है। जैसे हम्म मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अभी के जनरेशन वाले हैं, बच्चे हैं, वो अपना वीडियो गेम खेल रहे हैं। या जैसे यूक्रेन में भी दिखाया था, मतलब एक इंटरव्यू में देख रहा था कि बच्चे जो है वो अभी भी वीडियो गेम ही खेल रहा है, ठीक है। एंड स्ट्रीट हम्म घूम रहे हैं, यंगस्टर घूम रहे हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, एंड विथ पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब हम्म क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इलेक्शन में कौन आ रहा है, क्योंकि इससे जो हमारे जो कंट्री है, जो भी हम्म इसका डिपेंड करता है। क्योंकि तुम अपने लीडर्स चूज करते हो और वही रिप्रेजेंट करते हो वहां जाके। और अगर रॉन्ग लीडर्स चूज करते हो, या अगर तुम वहां पे गलत रिप्रेजेंटेटिव भेजते हो, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन लॉन्ग टर्म। और ये हम हम्म पड़ता है, क्योंकि अगर फॉरेन पॉलिसी तुम्हारा खराब हो रहा है, या इंटरनल इंसर्जेंसी है, इंटरनल वॉर हो रहा है, आपस में डिस्प्यूट हो रहा है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, तो इससे मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्ट आता है लॉन्ग टर्म में एक कंट्री के ऊपर, मतलब इन 500 ईयर या 400 ईयर टू 300 ईयर। हम्म मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना तो बहुत जरूरी है ही। जितन जैसे मैं देखता हूँ कि अभी भी मतलब बहुत लोगों को, मतलब अगर मैं लड़कियों का पॉपुलेशन को रखूं, तो मुझे लगता है 1 से 2% लड़कियां इन्वॉल्व होती होंगी इन सभी चीजों से। उनको क्या हो, हम्म। फिर नहीं, आ लेकिन जाओ। इसमें मेरा काउंटर ये रहेगा शिवम कि क्या मतलब न्यूज पे देख लेना कि क्या इलेक्शन में क्या हो रहा है, इज दैट बीइंग इन्वॉल्वड एक्टिवली इन पॉलिटिक्स, और कि आप अपने अपने सिटी में, अपने गांव में जाके देखें कि वहां पे क्या ये परेशानियां हैं, और कौन सा कैंडिडेट आपका वहां की परेशानियों की बात कर रहा है। ना कि ये देखना कि किस पार्टी का कैंडिडेट है, और मतलब हिस्टोरिकली हमारा खानदान या हमारे कास्ट वाले इसी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, जबकि वो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बात नहीं कर रहा, वो बस हम्म। एक तरह का मतलब पोस्चरिंग वगैरह हो रही है। ये मतलब इस चीज बात ये है। इस चीज पे मेरा ये कहना है ना कि जैसे इंडिया का डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया में जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर को चूज कर रहे हैं, जो सेंटर में जा रहे हैं, और यूएस में जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, और यूके यूरोप में जो हो रहा है, थोड़ा सा हर जगह डिफरेंट है। इंडिया में है कि तुमने जो एमएलए को चूज किया है और जो एमपी को चूज किया है, वहां पे जब तुम वोट दे रहे हो, तो माइंडसेट बहुत डिफरेंट होना चाहिए कि व्हाट यू वांट, मतलब तुम्हारा क्या टेक अवे है कि इन व्हाट वे यू वांट टू टेक योर कंट्री फॉरवर्ड। क्योंकि जो भी दो है, कांग्रेस है मान लेते हैं और बीजेपी है, दोनों का फॉरेन पॉलिसी थोड़ा अलग है, और एक हम्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इंटरनल पॉलिसी भी
ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो वहां पे जब हम लोग वोट करते हैं एमपी के इलेक्शन में, तो थोड़ा सा डिफरेंट सोच के करना होगा कि आप क्या लॉन्ग टर्म में देखना चाह रहे हो, इस मतलब किस तरह का आप लीडरशिप चाहते हो। और जब आप लोकल बॉडी जैसे एमएलए का है, एमएलए को जब लोकल बार आता है कहीं पे, या किसी का घर फूक जाता है, किसी के घर में एलपीजी सिलेंडर हो जाता है, किसी के घर में डकैती हो जाता है, उससे मतलब है। बट एमपी को इससे मतलब नहीं है। एमपी हैज टू डील विद द बिग थिंग, लाइक जैसे मान लो अब तुम्हारे एरिया बहुत बड़ा बार आ गया है, तो उसको जाके वहां पे जाके वो पार्लियामेंट में उसके लिए वहां से इकोनॉमी लेके आ रहा है, मनी लेके आ रहा है। बिल्कुल, मेरा तो भी यही कहना है, लेकिन मतलब एमपी के इलेक्शन में भी आप एक आम इंसान ये बात पे थोड़ी ना वोट देगा कि मेरा फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए। वो तो इसी बात पे वोट देगा कि एमपी है वो, हमारे शहर का एमपी है, तो हमारे शहर में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की कमी है ना। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो कह सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा अभी बहुत डिबेटेबल है, मतलब मैं अभी तक इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचा हूँ कि मैं क्या सोच के दूंगा वोट। क्योंकि या तो आप लोकल इशू को देखिएगा, या एक जो पार्टी है, मान लेते हैं कि जो बिग पार्टी है, बीजेपी का एमपी है, हो सकता है वो एमपी को आप डिसलाइक करते हो, बट एट द सेंटर आप चाह रहे हो कि नहीं बीजेपी का गवर्नमेंट आए, तो आप क्या वही हो गया ना कि बेटर गुड के लिए आपने ने उसको वोट दिया है। तो ये माइंडसेट जो है ना, जैसे इस बार के इलेक्शन में ये हुआ लास्ट 2 टाइम से कि पीपल वांट कि बीजेपी का वोट हो, इसलिए जो एमपी अगर वीक भी है तो लोग उसको जिता रहे हैं। तो ये चीज पे अभी बहुत मतलब डिबेटेबल टॉपिक है ये तो डिबेटेबल है, और ये हर इंसान का अपना नजरिया भी है। उसमें ये कहना कि क्या सही और क्या गलत है, इसमें हम लोग कोई जगह पे है नहीं कहने के लिए। मेरा पर्सनल ये रहता है कि मेरे को उस चीज से उतना फर्क नहीं पड़ता कि नेशनल लेवल पे कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे एक वोट से कोई नेशनल लेवल पे मे बी चेंज ना हो, लेकिन एक लोकल लेवल पे मैं अपने वोट से उस चीज को मैं दर्शाना चाहता हूँ कि मेरे को क्या चीज चाहिए अपने एरिया में। हाँ, बट मेरा टेक अवे अलग है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा, जैसे मान ले तूने बोला कि मेरे से क्या हो पाएगा, तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि जब तुम सोचोगे कि मैं और उसी तरह से बहुत सारे लोग अगर जुड़ते हैं, तो दैट विल मेक ए डिफरेंस। और इसी चीज का जरूरत है, जैसे नहीं, मैं ये ट्रैफिक नहीं में कह ही रहा हूँ कि होता है मेरे कि से क्या हो पाएगा। मेरे मैं कारण। ये नहीं, शायद मैंने सही से नहीं बोला कि मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ये नहीं कहना है कि मेरे से क्या हो पाएगा नहीं। ऑब्वियसली लॉ स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये नजरिया डेफिनेटली है कि हर वोट की कीमत होती है, हर वोट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं कभी भी लोकसभा इलेक्शन में भी ये सोच के वोट नहीं दे रहा कि फॉरेन पॉलिसी क्या है किसी पार्टी की। मतलब ऑब्वियसली मैं मैनिफेस्टो पढ़ के वोट दे रहा हूँ, और एक नेशनल लेवल पे मैं कोई क्या कहते हैं नाइव या इतना भी इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि नेशनल लेवल पे या फॉरेन लेवल पे क्या हो रहा है। बट ऑब्वियसली देयर इज अ मोर, मतलब मेरा ज्यादा ध्यान रहता है अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कि मेरा एमपी ऐसा हो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट को कम से कम जाके रिप्रेजेंट कर सके लोकसभा में सबके सामने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, और फिर थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। इलेक्शन के अलावा और क्या क्या, मतलब ये इलेक्शन क्या, पॉलिटिक्स के अलावा। अच्छा, तेरे को क्या लग रहा है, व्हाट्स योर टेक अवे, लाइक कि रशिया मतलब ठीक है, या यूरोप का है, या मतलब क्या तुझे क्या लग रहा है? और इंडिया का स्टैंड आउट जा रहा है अभी मैं तक, तो चल रहा है कि इंडिया को किस साइड जाना चाहिए अगर वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो? व्हाट वुड यू डिफाइन, देखो, इंडिया ये रशिया तो के साथ बहुत जाए या यूरोप के साथ जाए? नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत लोडेड क्वेश्चन है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर मेरा ये मानना है कि किसी और कंट्री के सोवरेनिटी पर अटैक करना कभी सही नहीं है। और इस चीज में मैं बहुत एडमेंट हूँ। जब यूएस ने इराक पे अटैक किया या यूएस ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, तो मैं कंप्लीटली उसके भी साथ नहीं था कभी भी। मतलब मेरे को हमेशा से लगता है कि, और उसका हिस्टोरिकली भी आप देखो तो नजर आएगा कि कुछ अचीव नहीं हुआ। आज यूएस ने इराक पे अटैक कर दिया, और फिर क्या हुआ? मतलब इराक अभी भी अनस्टेबल है। अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, फिर अफगानिस्तान अभी भी अनस्टेबल है। तो क्या रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देगा और कल को यूक्रेन एक परफेक्ट जगह हो जाएगा रहने के लिए? मुझे नहीं लगता। मेरे को लगता है कि और वो बल्कि ज्यादा अनस्टेबल ही होगा। तो मुझे ये हाँ, लगता है एक्चुअली कि अगर सोवरेनिटी पे अटैक करना बोल मे बी नॉट राइट, कि डायरेक्ट सीधा आपको डिप्लोमेसी ही करनी चाहिए थी। जितना आप डिप्लोमेटिक वे में जाएंगे, वही दैट इज द ओनली वे एज फार एज आई नो। हाँ,
कह सकते हो, बट बहुत मतलब अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो जब तक मुझे लगता है कि लैंड का आज से नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि जब से इंसान होगा तब से लैंड का रहा ही है, रिसोर्स का लड़ाई रहा है। और इसलिए डेफिनेटली। ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंड को लेके तो लड़ाई होगा। इफ यू अगर हम ये ऐसा सोचते हैं कि यार लैंड को लेके लड़ना नहीं चाहिए या इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये रियलिटी से थोड़ा हम अलग जा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई चीज होता आ रहा है तो इट विल डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग को मुझे लगता है कि आइडियलिस्टिक हो गया, या हम लोग हमेशा चाहते हैं कि आइडियल चीज होना चाहिए। तो नो वार इज एन आइडियल थिंग। और हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि 2020 में या 1990s या 50s में, 1950s के कोई भी यंग एडल्ट होंगे वो नहीं सोचते होंगे कि 2020 में मेरे बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन जाके लड़ाई करेंगे। और वैसा ही अभी हमें लगता है कि यार अच्छा चलो ये साल हो गया, अब नहीं होगा, 2080 में नहीं होगा, लेकिन इस जगह इसमें पे मैं ये मिलेगा। कहना चाहूंगा कि हमेशा लैंड वाली रहेगा, बात, लड़ाई हमेशा रहेगा। लैंड वाली बात डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि लैंड पे अब हिस्टोरिकली हमेशा से हमारे महाभारत में भी लड़ाई जमीन पे ही हुई है, हर जगह जमीन पे ही लड़ाई होती है। लेकिन मेरे को लगता है अब जैसे समय बीत रहा है, अब लैंड के ऊपर, रिसोर्स के ऊपर लड़ाई होने की जगह पे लड़ाई दूसरी चीजों की वजह से हो रही है। या हाँ, मतलब लैंड एज अ रिसोर्स के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही, रिसोर्स एज लाइक मतलब मेरा ऑयल कहने वगैरह का के ऊपर मतलब है ज्यादा कि लड़ाई हो रही है। हाँ नहीं, अगर तुम देखो तो अभी एक्चुअली हो सकता है ब्लैक सी को लेके लड़ाई हो, क्योंकि हम्म। जो कीव है वो वहां से जाएगा। तो मतलब एनी हाउ लड़ाई यहाँ पे रिसोर्स को लेके है या लेकिन बॉर्डर को लेके है। शिवम मेरा इसमें ये कहना तो होगा लड़ाई कि तो क्या हमेशा रहेगा ही। ये हाँ ठीक है, मैं ये बात मैं एग्री करता हूँ कि लड़ाई हमेशा रहेगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ लड़ाई हो रहा है तो सही हो रहा है? मतलब लड़ाई हो नहीं रहा है, दैट इज नहीं, समथिंग कि वी हाँ नो कि होगा, बट वी हाँ कैन ऑल्सो से कि ये सही नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसलिए तो हमने मतलब मुझे लगता है 80 इयर्स के बाद ही ऐसा लड़ाई हम देख रहे हैं। तो इट्स ये है कि अब हम लोग फ्यूचर अभी ये कहना भी मुझे सही लगता नहीं है ये। होगा, मेरे ख्याल से इराक की लड़ाई और अफगानिस्तान की लड़ाई को भूल रहे हो आप, और जब मुझे अमेरिका मुझे ने ऐसा अटैक लगता किया है था। कि ये बात तो सच में है कि देखो वेस्टर्न वर्ल्ड इज लिटरली, मेरे को उन पे बुरा ये बात लगता है कि भैया आप जब लड़ने जा रहे हो तो ठीक है, जब रशिया लड़ने आ रहा है तो बुरा है भाई। आपने आपने जितना डिस्ट्रॉय किया, वेस्टर्न मीडिया को तुम देख लो, वो हमेशा ऐसा पोर्ट्रेट करेंगे कि मतलब और मैं ना यूएसए को फॉलो करता हूँ, यूएसए के प्रेसिडेंट को ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, व्हाइट हाउस को। मुझे ऐसा लगता है ना वो ना मूवी की तरह ना प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को दिखाते हैं कि दे आर गॉड, वो जो कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी के सेवियर हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही है। और या यूरोप को ही देखो तो तुम्हें मतलब ऐसा पोर्ट्रेट करेंगे बीबीसी वाले कि जो ये कर रहे हैं वही सही है। बट यार तुम जाके लोकल वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझो और जानो। जैसे इराक और अफगानिस्तान का ही ले लो, तो वहां पे जाके उन्होंने जो वार किया है तो उस डिप्लोमेटिकली भी वो ठीक कर सकते थे। तो जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने लड़ाई किया है तो वेस्टर्न वर्ल्ड आर इक्वली टू बी फॉल्ट, अगर धरती पे लड़ाई है तो। और रशिया का तो बिल्कुल, ये सब एकदम सही बात है कि रशिया और वेस्टर्न चाइना का वर्ल्ड तो है इज ही। एट अ फॉल्ट, और मतलब ये कहना कि उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, मे बी इधर हाँ, इंडिया में लोगों अगर को तुम ऐसा देखो लगता तो हो, लेकिन नाटो ने बहुत बुरा किया है। नाटो ने ज्यादा हम ब्लास्ट किया है। बट हमें से ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि नहीं नाटो ऐसा, गुड, नहीं इस बात पे मैं रशिया डिसएग्री बैड है, करूंगा, चाइना बैड है। इस बात में डिसएग्री करूंगा कि जब यूएस ने इराक पे अटैक किया या जब यूएस ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, तो यूएस में और यूरोप में बल्कि वर्ल्ड ओवर इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुए उसके अगेंस्ट कि नहीं करना चाहिए ये। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उस समय लोग बोल रहे थे कि नहीं सही किया है, ये सही था वॉर। वो ऑब्वियसली प्रोपोगेंडा तो हर जगह वो दिखाएंगे ही, अभी जैसे रशिया प्रोपोगेंडा दिखा रहा है कि हम ये सही कर रहे हैं, तो उस समय यूएस दिखा रहा था कि हम ये सही कर रहे हैं। लेकिन उस जैसे आज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, उस तरह ही उस समय में लोग यूएस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मतलब ये देखो, जब यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया तो मेरे ख्याल से जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब थे, तो उन्होंने बोला था कि सद्दाम हुसैन वो बना रहा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जबकि पूरा लड़ाई हो गई खत्म, और जब इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज ने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि कुछ भी ऐसा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। तो बिल्कुल मतलब ये तो हिस्ट्री में क्लियर है और हर किसी को पता है, जो भी जानना चाहे वो जान सकता है कि वो कम्प्लीटली एक अनजस्टिफाइड वॉर था जो इराक के लोगों के ऊपर हुआ, और आज इराक उस बहुत बुरी हालत में। तो ये बस इस तरह से सोचना मेरे ख्याल से गलत है कि मुझे हाँ, यूएस, तुम सही बोल रहे हो। बट अभी भी नहीं यूक्रेन में यार, यूक्रेन को देखो, उसने बोला कि तुम लड़ाई करो, हम साथ जो भी है, दे वुड हैव स्टॉप, दे हैड द पावर टू स्टॉप द वॉर।
या तुमको उनको आर्मी सपोर्ट देना था, एमर सपोर्ट देना था, स्टार्टिंग में ही दे दिए रहते ना। अब जब यार वो चारों तरफ से घिर चुका है, दे आर सेइंग कि तुम लड़ाई करो, रशिया का पूरा क्रिटिसाइज तो इकोनॉमी कर ही वीक रहा हो हूँ, जाए। लेकिन देखो मेरा ये कहना है मुझे कि यूएस का तो बहुत खराब लगता है यार, जो भी है सबको अब खराब लग रहा है, पीपल आर नोइंग अबाउट इट की और लगना भी चाहिए, यूएस ने कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं ये चीज ट्विटर पे बहुत देख रहा हूँ कि लोग जो हैं, इसको मैं कहता हूँ रशियन अपोलोजिस्ट, ठीक है, जो रशिया के बदले अपोलॉजीज कर रहे हैं कि रशिया ने क्या गलत किया, यूएस ने गलत किया। देखो इसको ना हम लोग कहते हैं व्हाट अबाउटरी, आपको पता है ये बात? व्हाट अबाउटरी होता है, व्हाट अबाउटिज्म होता है, एक लॉजिकल फैलेसी होता है, बहुत तरह के लॉजिकल फैलेसी होते हैं, तो उसमें से एक लॉजिकल फैलेसी ये होता है व्हाट अबाउटिज्म, कि अब रशिया कर रहा है तो उस समय यूएस ने किया तो उसका क्या, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय रशिया ने किया, उस समय यूएस ने किया तो आज रशिया कर सकता है, या यूएस ने भी ऐसा ही कहा था जब अफगानिस्तान पे अटैक किया, तो यूएस ने बोला कि रशिया ने भी तो अटैक किया था, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रशिया ने अटैक किया तो अब यूएस अटैक कर दे, ये कोई मतलब कोई गेम थोड़ी ना चल रहा है कि आपने किया तो हम कर देंगे, हम आप मतलब ऐसा लोग बोल रहे हैं कि फलना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक्स नंबर ऑफ वॉर्स हुए हैं, तो उसमें से 90% वॉर्स यूएस ने किए हैं, नेटो ने किए हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अब 90% वॉर्स नेटो ने किए हैं तो अब बाकी 90% और जब तक चाइना और रशिया नहीं करते तब तक मतलब जस्टिस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिस इज तो फॉल्स थिंकिंग। इसी चीज को उन्होंने ना, मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रियलाइज किया था, और उन्होंने ग्रेट लीडर्स ने बोला था कि भाई अब लड़ाई उड़ाई बंद करते हैं। बट ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि कुछ और ऑक्युपाइड रहूं, मतलब और क्या, मतलब और दूसरा क्या किया तूने, मतलब वॉर पे तो बहुत डिस्कशन हो गया हमारा। हाँ डेफिनेटली, मेरे को भी यही लगता है कि यार जितना और एंडलेस जिस तरह से डिस्कशन है, इंडियन मीडिया, हाँ एंडलेस डिस्कशन है यार, क्या एंडलेस डिस्कशन है, और हम लोग जैसे लोग इसमें डिस्कशन करके कुछ इसका रिजल्ट निकाल भी नहीं सकते, ये तो बहुत हाई लेवल बात है, ठीक है। और जिस तरह से मेरे को ये लगता है यार, इसमें मैं बस लास्ट कमेंट ये करना चाहूंगा कि इंडियन मीडिया जो है जिस तरह से 24 घंटे बस यूक्रेन के बारे में दिखाते रहते हैं, अरे यार इंडिया में 10 तरह के परेशानियां हैं, आप लोकल उसके बारे में दिखाओ ना यार, क्यों आप इंडिया की जनता को क्या रशिया, एज लॉन्ग एज मतलब यूक्रेन में जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके बारे में ठीक है, मतलब इट मेक सेंस, बट 24 आवर कवरेज दिखाते रहना कि यहाँ पे मिसाइल गिर रहा है, वहां मिसाइल गिर रहा है, इट्स लाइक सम मूवीज गोइंग ऑन, ऐसा थोड़ी ना यार, तुम किसी के ट्रेजेडी को एक तरह का मतलब टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो बहुत ही गलत टीआरपी है वो। और बहुत मैं ना वेस्टर्न मीडिया को देखता हूँ, और मतलब इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब यहाँ पे तो तुम्हें ऐसे बोलेंगे लग रहा है वर्ल्ड वॉर होने वाला है, बम गिरने वाला है, मतलब ये क्या है, मतलब ऐसे सुनाते हैं, लगता है क्या चल रहा है यार, तुम रिफ्यूजीज का दिखाओ, और एक मतलब नॉर्मल सॉफ्ट वॉइस में ही बता दो कि ये हुआ है, बातें पे बातें बनानी है, गॉसिप चलता है, मतलब सास बहू का सीरियल टाइप का कि ये ऐसे होगा, फिर क्लाइमेक्स होगा। और इन चीजों से लोग और पोलराइज हो रहे चेंज हैं। भी नहीं कर रहे हैं, चेंज भी नहीं कर रहे हैं ये लोग, मतलब माइंडसेट वैसा कर दिया है, और लोग जो देख रहे हैं एक एडिक्शन टाइप का कर रखा है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हो गया है। हाँ मेरे को मैं यही कहना चाहूंगा इसमें कि डेफिनेटली ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सेंसेशनलाइज वे में हेडलाइंस दिखाना कि बैक टू बैक ब्रेकिंग न्यूज, अरे ब्रेकिंग न्यूज क्या, अभी 4 घंटे पहले भी तुम्हारा सेम ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, अभी भी वही तुम्हारा ब्रेकिंग न्यूज है, तो इट इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज एनीमोर, इट इज सेम ओल्ड न्यूज। और फिर वो क्या करते हैं कि ट्विटर पे जैसे कि क्या ये वाला वीडियो, फिर वही चीज वहां पे डाल रहे हैं, तो गजब लगता है। और फिर बोलेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज, पता चला सुबह का वो गिरा है। ट्विटर पे मतलब सुबह ही देख चुके हैं वो वीडियो, और शाम में वो दिखाने की। अरे वो आज मैं सुन रहा था, एक हिंदी वाला वो बोल रहा था क्या चल रहा है, जानिए क्या चल रहा है पुतिन के दिमाग में, ठीक है, ये हेडलाइन था। पता है अब सबसे भाई पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चल पा रहा, और तुम जान गए, मतलब तुम इंडिया का एक छोटे से न्यूज वाले हो और तुम्हें पता है क्या चल रहा है दिमाग में। और बल्कि ये जो प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं हम लोग, ये न्यूज वाले भी अपना प्रोपेगेंडा उसमें चला रहे हैं, जैसे कोई लेफ्ट लीनिंग न्यूज चैनल है तो वो उसमें वेस्टर्न प्रोपेगेंडा दिखा रहा है, कोई राइट लीनिंग न्यूज चैनल है तो उसमें वो रशिया का प्रोपेगेंडा दिखा रहा है, तो मतलब ये न्यूज चल रहा है या कि प्रोपेगेंडा डिस्ट्रीब्यूशन का मशीन चल रहा है, ये मुझे लग रहा है कि न्यूज का पूरा डिफिनेशन चेंज हो गया ना। न्यूज पहले का मतलब होता था कि जो हो रहा है आप उसको दिखा रहे हैं, मतलब आप अपना राय नहीं दे रहे हैं कि
क्या होने वाला है, कि आपको बस ये बताना है कि पुतिन ने ये बोला, बाइडेन ने ये बोला, यूक्रेन में इतने आदमी मर गए, आपको ये नहीं बताना है कि ये हो रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है। तो ये बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। अब ये बस स्पेकुलेशन पे चल रहा है कि होगा क्या, होगा नहीं होगा, ये होगा क्या, वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं होगा। मतलब तुम चाहते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए क्या? क्या मतलब कमाल है, गजब चलता है भाई। बट वही है लोग। अच्छा, मैं ना एक रिपोर्टर का देख रहा था, सच में वो इंडिया टुडे का है, वो एक्स आर्मी मैन है। तो वो गौरव सावंत। नहीं गौरव सावंत नहीं है, वो डिफरेंट है। तो वो सही था, मतलब आर्मी मैन जो होते हैं ना, एक्स आर्मी मैन, वो लोग न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं वार जगह से। अब है कि बहुत करेजियस काम है यार, कि तुम वहां पे जाके, और पता है जब वो तो है डेफिनेटली। तो देखो, वॉर टाइम रिपोर्टर्स के लिए मेरे मन में बहुत कदर है, जो भी जाके वॉर जोन में जाके रिपोर्टिंग करते हैं। मेरे मन में कदर किन के लिए नहीं है? ये जो न्यूज एंकर्स हैं, जो अपने स्टूडियो में बैठ के चिल्लाते रहते हैं। देखो, चिल्लाते हैं यार, ये मतलब जैसा तुम कह रहे हो कि वेस्टर्न मीडिया में क्या दिखाते हैं, तो उनका सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे को ये लगता है कि वो बोलते हैं तो एक नॉर्मल टोन में बोलते हैं, जिस तरह से एक आदमी एक दूसरे आदमी से बात करता है, ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। भाई, तुम्हारे पास माइक लगा हुआ है, तुमको चिल्लाने की क्या जरूरत है? उसमें वॉल्यूम बढ़ा लो या कुछ एकदम जोश में आके बोलना, ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अगर तुम देखो ना, तो मतलब इनका ना व्यूज भी ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब लोग ऐसा नहीं है, बहुत लोग देखते हैं इनको, ठीक है। मतलब तुम ऑनलाइन देखोगे तो जब नॉर्मल चल रहा है लाइव, मतलब नॉर्मल कुछ नहीं चल रहा, तो 4 to 5 6 lakhs तक रहते हैं ऑनलाइन, 6,000 तक रहते हैं बस ऑनलाइन। तो इंडिया का पॉपुलेशन देखो तो कितना ज्यादा है। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, कि जो मीडिया है ना, नॉर्थ इंडिया का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, ठीक है। तो नॉर्थ में नॉर्थ इंडिया में तुमको बच गया जितने भी लोग हैं, ठीक है। और तो नॉर्थ इंडियन मीडिया का भी खराबी है कि दे आर बिकमिंग इंटरनेशनल, बट वो इंडिया में भी नहीं होके कवर कर पा रहे हैं। अगर तुम ना कोई लो, तो किस दिन तुमने चेन्नई या केरल का कोई न्यूज सुना है? जिस दिन पता चलेगा कुछ कोई मर गया है, ये जैसे अभी वाला दिखा रहे हैं, तो वो कवर करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और इसके लेके साउथ इंडियंस को बहुत दिक्कत वो है कि दे डोंट कवर आवर न्यूज, जबकि इक्वली अगर पूरा इंडिया है तो भाई तुम सारा चीज को कवर करोगे ना। और साउथ इंडिया छोड़ो यार, तुम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया देखो, उनको तो बिल्कुल कवरेज नहीं मिलता। नॉर्थ कुछ भी हो जाए तो भी कवर नहीं करते, कुछ भी कवर नहीं कर रहे हैं। तुम आ जाओ, मुझे लगता है यूपी बिहार दिल्ली बस ये कवर करते हैं। राजस्थान को अभी मतलब अगर कुछ किसी दिन जयपुर में सरकार अलट गया तब दिखा देंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बाकी तो यार इंडिया में इलेक्शन ही चलता रहता है, तो इलेक्शन रहता है बस, या बस उसी को करना है उनको, और कुछ नहीं करना है। हाँ, इलेक्शन तो सबसे उनका मेन मनी मेकिंग सोर्स इलेक्शन ही है। जैसे इलेक्शन होता है तो इन सब का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सब अरे चालू हो भाई, जाता मुझे है। ये नहीं पता चलता है कि यार तुम ये क्यों बोलते हो कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री जी, मतलब ये तुम कैसे बता रहे हो यार, क्या बनेगा नहीं बनेगा, पूरा प्रोपेगेंडा चलता है यार। मुझे तो लगता है कि इनको पहले ना एक मतलब रूल, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री को कुछ करना चाहिए कि ये आप क्या दिखा सकते हो, क्या नहीं दिखा सकते हो। आपको कवर करना है, साउथ इंडिया के भी न्यूज को कवर करना है, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, मेघालय, भाई 7 सिस्टर्स बैठे हुए, उनका तो कुछ कवर ही नहीं होता है। बहुत बुरा है। और मैं तो इसीलिए मेरे को लगता है अब कि रीजनल न्यूज चैनल्स जो हैं, आई थिंक दे आर डूइंग मच बेटर वर्क देन नेशनल न्यूज चैनल। वो लोग कम से कम लोकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं। रीजनल व न्यूज का ना अभी से इम्पोर्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही था। बट जो है ना, मतलब मुझे लगता है बीच में वो खो दिए थे अपना इम्पोर्टेंस। बट अभी रिसेंटली ना, जैसे तुम्हें ना बहुत सारे रीजनल यंग एडल्ट लोग जो है ना, रीजनल कर रहे हैं वो लोग, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इफ यू फॉलो, जैसे सीमांचल न्यूज एक आया हुआ है, तो अगर तुम ट्विटर पे फॉलो, उनका बुलेटिन आता है, तो दे आर इक्वली गुड, और लोकल लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है उनका। एंड मुझे लगता है वो लोग कम करप्शन उनमें कम होता है, मतलब वो लोग कम प्रेजुडाइज होके तुमने बात करेंगे इन कंपैरेटिव। और उनके पास रिसोर्सेज भी कम है, तो वो ऑब्वियसली कहीं दिल्ली या यूक्रेन नहीं जा सकते हैं, वो अपने ही जगह पे आके वहीं की रिपोर्टिंग करेंगे। और जो अच्छी बात है, न्यूज का काम ही ये है कि आप आम जनता की बात बताएं, ना कि आप हवाई बात कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा या वर्ल्ड वॉर 4 होगा, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो मतलब ये सब तो भाई हम जनता तय करेगा ना कौन बनेगा मुख्यमंत्री, की अब न्यूज चैनल वाले जो ना तब एग्जिट पोल निकाल के बता देंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये सब भी और मेरे को मुझे सही तो नहीं याद लगता। है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनका गलत ही आ रहा है, 3-4 बार से मैंने फॉलो किया है, और गंदा गलत आता है। इन्होंने मोदी का प्रेडिक्ट नहीं किया था इस बार इतना सीट आने वाला है, एंड ज्यादा आया।
ठीक है। फिर यूपी की इलेक्शन, लास्ट यूपी इलेक्शन में बीजेपी को इतना ज्यादा क्लीन स्वीप मिलेगा, नहीं कर पाया था। दिल्ली में तुम्हें आपका याद होगा कि आपके समय में, अगर तुमने फॉलो किया होगा, मैंने किया था, कि आपके बहुत कम सीट आने वाले, जबकि आपने 60 में 57 सीट्स लाए थे। तो हाँ। ऐसा भी नहीं है कि आप ऑथेंटिक चीज कर रहे हैं, अपने मन में बैठे हुए हैं वहां पे, वो बस बोल देते हैं कि हाँ ये जीतेगा, वो जीतेगा। भाई ये एग्जिट पोल का पता है ना, ये 1000 लोगों का वो लेते हैं, 1000 लोगों का तुमने सर्वे किया, उसमें तुम बता देते हो कि कौन बन गया। भाई 1000 लोग हैं और जनता इंडिया में बिलियंस में है, तुम अरे कैसे? तुम्हें ना मैं एक और चीज बताऊंगा, इनका ये क्या करते हैं एक्चुअली, क्या है ना, जैसे मान लो पटना में कहीं पे कुछ हुआ, ठीक है, तो वो ना एक बंदा है, वो दैनिक जागरण में है, एक हिंदुस्तान में है, एक आज तक में है, एक ई न्यूज में है, ठीक है। तो ये ना आपस में फ्रेंड्स हैं, या इनको पता है आपस में, ठीक है, इनके पास आपस में फोन नंबर है, जैसे डॉक्टर्स हैं और लॉयर्स हैं, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है तो ये सेम। तो ये ना सब लोग ना आपस में, आपस वाले को मैसेज भेजते हैं कि ये हो रहा है, ठीक है, और ये लोग सब पहुंचेंगे एक साथ। और तुमने देखा होगा कुछ भी होगा ना, वहां सब एक साथ पहुंचते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं भाई? क्योंकि ये ना आपस में भी स्प्रेड करते हैं न्यूज वाले। हाँ, साठगांठ है इनकी। हाँ, इनकी पूरी साठ है। और उसके बाद फिर पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर शुरू कर देंगे अपना छर 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 छर। आप बताइए क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ। आपको कैसा लग रहा है? और तुम्हें पता है इनका एजेंडा ऐसा होता है कि दे नो व्हाट दे हैव टू कवर। तुम लेके जाओ कि मतलब यहाँ पे ये करप्शन हो रहा है, या यहाँ पे ये, उनकी औकात नहीं है कि वो छाप सके। इवन दो दे नो, उनको पता है कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रहा है और कहाँ क्या खामी है। मतलब मैंने, मतलब पर्सनली बहुत चीजों के बारे में एक दो बार मैंने टेक्स्ट किया है अच्छे खासे लोगों का, जिन्होंने कोविड में मेरे से किया था, तो उनको मैंने किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको कवर कर सकते हो आप लोग। नन ऑफ देम नन ऑफ देम रिपोर्टेड, मतलब टेक्स्टेड मी बैक। और इससे ये पता चला कि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, उनको बस ये पता चला क्या कवर करोगे, इससे क्या टीआरपी मिलेगा। हाँ, मेन है वही टीआरपी का। जब तक न्यूज टीआरपी का खेल रहेगा, तब तक वो ट्रूथ के ऊपर नहीं जाएगा। तब तो वो उसके बारे में सोचेगा कि मसाला कैसे लगाए चीजों को। बट इसके पीछे भी यही है यार, जो न्यूज फ्री, जो वही एड फ्री मीडिया जो है, उसका आया था, बट अब धीरे धीरे पता नहीं, मुझे बहुत मतलब बोरिंग सा उसमें भी सुनने में आया था कि ये लेफ्टिस्ट है, लेफ्ट को कवर करता है। मतलब अब तुम्हें पता है कि ये फ्री में है, बट वो लेफ्ट को प्रोपेगेट कर रहा है, या तुम एक चीज को मतलब बस बुराई ही मार रहे हो, तो फिर वो भी तुम नहीं सुन पाते हो। भाई मेरे को लगता है कि अब जनता जो है वो उन लोगों को सुनना चाहती है, जैसे यूट्यूब के राइज के बाद से, कि उनको लगता है कि ये इसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो हाँ उसकी बात सुन लेता हूँ। इसलिए यूट्यूबर्स जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने चैनल बनाए अपने, अब वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, देखो एट द एंड ऑफ द डे हर किसी का कोई विंग होगा, ठीक है, आइडियोलॉजी तो हर किसी की होगी। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है धरती पे जो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा किसी भी चीज में। तो ये चीज भी समझनी जरूरी है। जैसे हम लोग लॉ स्कूल में थे, तो हम लोग को बताया गया था कि हर किसी का कोई बायस होता है। जज भी जो कोई जजमेंट देता है तो उसका कोई बायस है, क्योंकि वो इंसान है, ठीक है, उसके अपने एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से वो उसका बायस बना है। तो सबसे पहले ये चीज को समझने की जरूरत है कि ये लेफ्टिस्ट है या वो राइटिस्ट है, इसमें होना कोई गलत नहीं है। आप उसके बायस को समझें कि हाँ चलो इसका लेफ्ट बायस है, तो आप उसके चीज को उस तरह के उस हिसाब से सुने और मतलब समझें कि ये जो भी चीज बोल रहा है वो थोड़ा उस बायस से बोल रहा है। उसमें कोई गलत नहीं है कि वो बायस है, वो तो हर कोई बायस है यार। हर कौन सा सब इंसान है जो बायस नहीं है। तो मेन बात ये भी मेरे को एक लगता है कि एक एजुकेटेड अवेयरनेस होना कि बायस क्या होता है, और कैसे एक बायस इंसान की बात को सुन के उसमें से कोई एक चीज हम लोग ले सकते हैं। देखो कोई बायस्ड आदमी भी ऐसा तो नहीं है कि हम हर बात गलत ही कह रहा होगा, है ना, चाहे वो राइट विंगर हो या लेफ्ट विंगर हो। कुछ बायस में कुछ बात गलत कह रहा होगा, लेकिन कुछ बात सही भी कह रहा होगा, चाहे रिगार्डलेस ऑफ बायस। तो हम लोग को वो चीज पकड़ने की जरूरत है कि सच क्या है, और बाकी बायस को हम लोग को साइड कर देना चाहिए कि चलो ये उसका बायस है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो ये भी एक बात है सोचने वाली। हाँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बायस्ड हो गया हूँ यार। मुझे जैसे ही पता चलता है ना ये आइडियोलॉजी का है, फिर मैं सोचता हूँ कि यार छोड़ो यार, इसको नहीं सुनना है। फिर मतलब फिर कन्विंस करूंगा, चलो सुन लेता हूँ, अच्छा लेफ्टिस्ट है तो क्या हो गया। बट फिर लगता है अरे नहीं यार, ये ऐसा ही, तो मतलब एंड रिजल्ट को मैं सोच लेता हूँ कि एट द एंड तो, अब जैसे मान लो तुम चाइना, अब तुम चाइना के कुछ भी सुन लो तो तुम्हें यही पता है कि साला अंत में तो ये यही करने वाला है। तो इससे अच्छा है कि क्यों ही सुनना उसको। हाँ, तुझे पता है ना, जैसे जीआरडी टाटा ये सबको उन्होंने, लेफ्टिस्ट वालों ने, कोलकाता गवर्नमेंट ने जूता का माला पहनाया था,
एट 1975 सब में शायद। तो देखो मेरा ये कहना है कि जूता का माला क्या उसने ही है। पहनाया। देखो राइटिस्ट लोगों ने भी कुछ गलत किया होगा, लेफ्टिस्ट लोगों ने भी कुछ गलत किया होगा, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो लेफ्ट आइडियोलॉजी रखते हैं वो सारे जेआरडी टाटा को जूता का माला पहनाना चाहते हैं, या जितने भी राइट विंग लोग हैं दुनिया में वो सब कुछ गलत करना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि, और जैसे तुमने बोला कि तुम बायस्ड हो चुके हो, तो मेरा ये रहता है कि अपने आप को, अपने आइडियोलॉजी को हर दिन चैलेंज करो, हर दिन सोचो कि क्या मेरा कुछ ये जो आइडियोलॉजी मैंने धारणा बना ली है क्या वो सही है, और अगर सही है तो ये कैसे पता चलेगा कि सही है? जब तुम काउंटर व्यू को सुनोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा। अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो अपने आइडियोलॉजी में कि मेरे को पता है कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, तो तुमको बिल्कुल, और बल्कि मैं तो कहता हूँ तब तो तुमको और ज्यादा दूसरे लोगों की आइडियोलॉजी, काउंटर आइडियोलॉजी सुननी चाहिए, ताकि तुम उसको क्वेश्चन कर सको, उसको डिबेट कर सको, उसके बारे में क्लियर माइंड से सोच सको एक साइंटिफिक मेंटालिटी के साथ। तब दैट इज द ओनली वे टू नो कि तुम्हारे आइडियोलॉजी सही है कि नहीं। हर दिन सुबह उठो, हर दिन सोचो कि मे बी मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। ये बात तो है यार। इसमें ये चीज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है कि मतलब 20 to 30 हम लोग अपना एक आइडियोलॉजी बहुत चेंज करते हैं। मतलब तुम राइट से लेफ्ट जाओगे, बीच में आ जाओगे, ठीक है, बट एट द एंड 30 के बाद ना तुम मतलब तुम हो जाते हो यार मैं यही, फिर तुमको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं सुनना है, मेरा जो चल रहा है। जैसे मेरे फादर है, वो अपने जमाने के, एंड ही बिलीव्स इन कांग्रेस, ठीक है, तो उनको मतलब तुम कुछ भी सुनाते हो तो वो बोलेंगे नहीं कांग्रेस ही सही है, ठीक है। और यही हुआ, तुम्हारा जो उस एरा के जो लोग थे, जब वो गए हैं तभी जाके तुम्हारा बीजेपी का सरकार आया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि उस एरा में सारे लोग कांग्रेसी थे, ऐसा भी तो नहीं है, क्योंकि मेरे डैड है वो बीजेपी वाले हैं, ठीक है। देखो इससे पता चलता है कि तुम्हारी परवरिश जो है कांग्रेस हाउस होल्ड में हुई तो तुम्हारा थोड़ा उसके अगेंस्ट स्टैंड है, और मेरी परवरिश इस हाउस होल्ड में हुई तो मेरा इसके अगेंस्ट स्टैंड है, ठीक है। लेकिन जो ये बात है कि 30 के बाद हम लोग एक तरह का अपने आइडियोलॉजी को सॉलिडिफाई कर लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। ये जेन्युइन बात है कि ज्यादातर लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर हमारे में और ज्यादातर भीड़ में, शीप में, जिसको मैं शीप कहता हूँ, ठीक है, भीड़ में क्या डिफरेंस रहेगा अगर हम भी उसी तरह से 30 के बाद अपने आप को मतलब मान ले कि नहीं हम जो सोच रहे हैं वो सही है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अपने आप को क्रिटिकल थिंकर सोचते हैं, अपने आप को एक लॉजिकल इंसान के तरह देखते हैं, एक रैशनल पर्सन की तरह देखते हैं। तो हमें 30 के बाद भी अपने आप को क्वेश्चन करते रहना है। ये अगर तुम अभी सोच लोगे कि 20 से 30 तक मैंने कर लिया, अब तो मेरे से नहीं होगा, तो तुमसे कैसे होगा? अगर तुम सोचोगे ही नहीं कि तुमसे होगा तो कैसे होगा, है कि नहीं? तुमको सोचना होगा कि मैं इसलिए मुझे लगता है कॉन्स्टेंटली हम लोगों को बुक्स हो गया या डिफरेंट चीज को सुनना चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ। और देखो सच भी जो है ना, सच इज नेवर यूनिवर्सल। ये कहना कि जो सच है वो हमेशा सच रहेगा, ऐसा नहीं है। जो आज सच है वो मे बी कल को सच नहीं रहेगा, है ना। तो आज अगर कांग्रेस का लीडरशिप घटिया है तो जरूरी नहीं है कि वो 20 साल के बाद भी घटिया रहेगा। मे बी 20 साल बाद बीजेपी का लीडरशिप घटिया हो जाए और कांग्रेस का लीडरशिप बढ़िया हो जाए, तो उस समय भी ये सोचते रहना कि कांग्रेस बेकार है, देन दैट इज लाइक अ डिसएडवांटेज ओनली। तो इसीलिए ये मेरे को ऐसा लगता है। सही बात है। और यार मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने ना कोर्ट मैरिज किया है, मतलब रिसेंटली, तो हाँ बहुत। तो तुम्हारा मतलब इसमें क्या व्यू? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार लोगों को अपने मतलब वो था इंटरकास्ट था, पेरेंट्स उसके मान नहीं रहते। अच्छा। तो बस गया और फ्रेंड्स थे उसके साथ में और उसने कर लिया शादी। मेरे को मतलब उतना सही नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि यार चलो पेरेंट्स, चलो तुम 1-2 महीने और दे देते पेरेंट्स को टाइम, वो मान जाते। इतने मेहनत से यार तुम। देखो इसमें मेरा ये कहना है, तुमने मेरे से पूछा है कि तुमको क्या लगता है, तो इसमें मेरा दो व्यू पॉइंट है, ठीक है। पहला व्यू पॉइंट तो ऑब्वियसली है कि पेरेंट्स को तुम साथ लेके चलो, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, है ना। पेरेंट्स को तुम बोलो, पेरेंट्स को समझाओ, लेकिन फिर ये सोचना भी कि अगर तुम 1 महीना और टाइम देते, क्या पता मे बी वो 1 महीना पहले से ही बोल रहा हो और नहीं हुआ, है ना। तो इसमें मेरा एक ये व्यू भी रहता है कि मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है लव मैरिज करते हुए पेरेंट्स के विल के अगेंस्ट। तो उसमें यही मैंने देखा है कि 1 साल वो तुमसे खफा रहेंगे, 2 साल तुमसे नाराज रहेंगे, लेकिन फिर इवेंचुअली दे विल एक्सेप्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुमको दोनों चीज का बैलेंस बनाने के चलना होगा कि पेरेंट्स तो है ही, पर तुमको शादी जिससे करनी है उसके साथ तुमको जिंदगी भर रहना। अभी मैं ट्विटर पे एक आदमी का पढ़ रहा था, कोई बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन है, तो उसका
बहुत सारी चीजें उसने लिखी थी कि मेरा सजेशन लोगों को क्या है मैं एक हैप्पी मैरिज के लिए। तो उसमें उसने 2 पॉइंट लिखे थे कि अपने बीवी को अपने बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम समझना होगा तुम्हें, ठीक है। पहला व्यू था उसका ये, तुम्हारी बीवी जो है हमेशा तुम्हारे बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे बाद में चले जाएंगे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, है ना। और तुम्हारी बीवी को तुमको अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना होगा, जो कि एक तरह से मतलब हम लोग के लिए थोड़ा स्कैंडलस बात है, क्योंकि हम लोग माता पिता हमारे भगवान है, इस तरह से हम लोग मानते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स हमारे भगवान है, उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमें जीवन दिया, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। लेकिन ये बात भी सच है कि पेरेंट्स तुम्हारे आज नहीं तो कल उनका स्वर्गवास होने वाला है, ठीक है। बाद में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है जो तुम्हारे साथ रहेगी। तो मेरे को उसका जिस तरह से उसने लिखा था, मैं एग्जैक्टली नहीं, मेरे को नहीं याद है, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि उसने कहा कि ये हैप्पी मैरिज के लिए बहुत जरूरी है कि तुम एक तरह का इंपॉर्टेंस दो उसको। और तुम्हारा दोस्त है, मेरे को पता नहीं उसकी वाइफ कैसी है, होपफुली बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं, गलत डिसीजन तो हर कोई लेता ही है ना। नहीं फाइनली देख मैं बताता हूँ तुझे, मतलब रिसेंटली मैंने मतलब तुमने जैसे लव कोर्ट मैरिज का बात किया ना, बहुत सारे ऐसे मतलब मैंने भी देखा जो अगेंस्ट कास्ट जाके किए हैं शादी, एंड देन 1 साल 2 साल लगा एंड फाइनली उनके पेरेंट्स माने हैं, ऐसा नहीं है नहीं माने। तो मेरे को ऐसा पता है कि 10 to 50% होगा कि या तो तुम्हारे पापा नहीं आएंगे, मुझे लगता है मम्मी लोग आजकल समझ जाती है, चलो पापा बहुत पॉजिटिव है तो मम्मी भी नहीं आएगी, बट तुम्हारी बहन तुम्हारा तुम्हारी सिस्टर हो गई, तुम्हारे ये हो गया, तुम मतलब अपेरेंटली नहीं कर सकते हो ना कि नहीं मैं जा रहा हूँ मैं कर ही लूंगा अब शादी। अब मतलब मुझे लगता है कि इतना स्पेस तो बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट तुम टाइम दो उनको उस चीज को डाइजेस्ट करने में कि मम्मी ऐसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं जाके बात करो, बोलो कि मेरे को कल करना है शादी, इस तरह का हाँ ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात हो जाता है कि यार एटलीस्ट यू शुड बी वेरी श्योर कि तुमको यही बंदी चाहिए, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम शादी कर लेते हो, पता है रिसेंटली अभी मेरे मतलब एक मेरे रिलेटिव है, उसके किसी रिलेटिव ने एकदम 18 से 20 साल में उसने किसी लड़की से शादी कर ली, भगा के ले आया और फिर वो बोला कि रहने के लिए मेरे को दे दो, तो उन्होंने दे दिया एंड आफ्टर दैट वो जॉबलेस था एंड फिर ना उनकी लड़ाई होने लगी एंड शी गॉट प्रेग्नेंट एंड फाइनेंशियली ही वाज नॉट स्टेबल एंड फिर तो तुम्हें पता ही है ना क्या होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो और तब जाके तुम ये सब स्टेप लो कि तुमको भगाना है नहीं भगाना है ना। देखो भगाना वगाना तो बाद की बात है, पहले तुम खुद को खाने पीने लायक बनाओ कि तुम खुद की जिंदगी संभाल पा रहे हो, तब तो जाके तुम किसी और को की जिम्मेदारी ले पाओगे। तो पहली बात तो ये 18-19 साल में भाग के शादी कर लेना, मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ, ये कोई उम्र नहीं है शादी करने की। पहली बात तो लॉ के हिसाब से लड़के को 21 साल का होना चाहिए तभी वो शादी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल गलत है कि तुमने कुछ काम वाम किया नहीं, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की नहीं और तुमने सोचा कि पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शादी करूंगा। तो इस तरह के लोग तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फेल होने के लिए क्योंकि सबसे पहले तो तुम अपने पेरेंट्स के नजर में गिर जाते हो, फिर जो बंदी जो तुम्हें वो कर रही है यार, मतलब you should have some talent to do that, है ना। अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं और तुम बस भगा के ले आए तो शादी करना। इसमें मेरे पास एक इंटरेस्टिंग बात है कहने के लिए। अब क्या पता शायद मेरी शादी की उम्र हो रही है इसीलिए मैं शादी के बारे में बहुत तरह की चीजें पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक मैंने जगह पढ़ा था कि तुम्हें एक मतलब कि प्यार हो जाना और उसके बाद शादी कर लेना ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक जगह कहीं मैंने पढ़ा कि तुम्हें शादी तब करनी चाहिए किसी लड़की से जब तुम्हारा पहली बात तो इन्फैचुएशन वाला वो फेज खत्म हो जाए कि हाँ मैं इन्फैचुएटेड हूँ, पूरे टाइम मेरे कोई लड़की चाहिए, मैं इससे बात करूंगा, इसके साथ रहूंगा, जो भी मतलब प्यार दिख करूंगा इसको, इस तरह की चीजें से ओवर हो जाओ तुम। बल्कि ऐसा हो जाना चाहिए कि तुम लिटरली यू कांट स्टैंड ईच अदर, और तब जाके अगर तुम चाहते हो कि हाँ मेरे को शादी करनी है इससे, तब आई थिंक कैन हैव हाँ मतलब कि ऐसा कि मतलब इस तरह का हो जाना चाहिए कि यार मतलब इन्फैचुएशन तो डेफिनेटली खत्म हो चुका है, समझ रहे हो कि मतलब कि प्यार। पर मेरे साथ तो ये यार कि मेरे साथ तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी से भी शादी करो, इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब एक मतलब सी विल इक्वली लव यू, वो ए हो बी हो सी हो डी हो, अगर तुम उसको लव करो तो वो भी तुम्हें करेगी, ठीक है। मेरा पर्सनली बहुत एस्पेक्ट चेंज हो गया
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू हैव टैलेंट ना, तुमको पीपल मतलब तुमको ना भाई, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने बिलियंस लोग हैं ना, प्यार करने वाले तो पक्का मिल जाएंगे भाई। तुम भले कितने भी टट्टी हो, बट तुम्हें हाँ प्यार देखो करने ये वाले तो मिलोगे। ऐसा नहीं है कि भाई वही बंदी है और या वही बंदा है जिससे तुम शादी हाँ कर यही सकते मैं कह रहा हूँ, ये सोचना कि हो। हाँ कोई सोलमेट है मेरा, ये सब मेरे ख्याल हाँ, से गलत है ये तुमको। गलत है। और लेकिन ये बात सही है कि एक तरह का वो होता है, देखो एक हाँ कंपैटिबिलिटी वाली चीज भी होती है, ठीक है। तुमको मिल, अगर तुम अभी मान लो इलॉन मस्क है, ठीक है, लेट्स टेक हिम फॉर एन एग्जांपल, वो उसके पास बहुत पैसा है, तो उसको ऑब्वियसली कोई भी लड़की मिल जाएगी, है ना, जो तुम कह रहे हो कि कोई भी लड़की उसको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो हर लड़की के प्रति कंपैटिबल होगा, हाँ, हर नहीं लड़की के होगा। साथ वो रह उसको सकेगा। उसमें तो टैलेंट होना ये चाहिए बस। जरूरी चीज है। हाँ, लड़की में भी टैलेंट होना चाहिए, हाँ, लड़की कंपैटिबल होनी चाहिए, दोनों का नेचर मैच होना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ना, एलन मस्क के भी ना वो टाइम मांगेगी। वो बोलेगी कि भाई मेरे को डिनर जाना है तेरे साथ, ठीक है। तो हाँ एवरी गर्ल विल, मतलब कोई भी लड़की हो या कोई भी लड़का, उसको उसके उससे टाइम चाहिए होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि तुमको ये समझना है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना तुमको आके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर उसके साथ रहना है तो, ठीक है। तो यू शादी शुड तो बी रेडी टू। कॉम्प्रोमाइज, हाँ, शादी तो यू कॉम्प्रोमाइज का ही शुड, दूसरा नाम है। हाँ, यू शुड बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। अब तुम सोचोगे नहीं भाई मैं कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। एडजस्टमेंट, तो ये सब चीज ये बहुत। और डेफिनेटली दूसरी बात है। हाँ। और क्या यार, मुझे इसलिए ना, मेरे को ऐसा हो गया कि भाई मतलब इट्स नॉट वेरी, मतलब ठीक है, एक तो हमने चूज करते ही है कि ऐसी लड़की होनी चाहिए या जो भी है, कि जो भी हमने क्राइटेरिया सेट करते रहते हैं, क्योंकि होता है कि सेम सेम देखो प्रोफेशन वाली क्राइटेरिया के हो। बारे में बताता हूँ, अभी मैं रिसेंटली तुमसे मिला था शिवम, तो मैंने तुमसे एक बात पूछी थी जो मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने पूछा था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्या इस तरह की लड़की से तुम शादी कर पाओगे, जो तुमने कहा था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मतलब हमारे भी कुछ क्राइटेरिया है कि एक तरह की हमारी लड़की हो जो हमें समझे कि हम किस तरह के लोग हैं, हमारे हमें अंडरस्टैंड करे, है ना। और हम भी मतलब हमें भी उस एक तरह की लड़की चाहिए जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। तो नहीं है कि कोई गांव की लड़की जिस जो कि मतलब भले ही पढ़ी लिखी हो लेकिन उसके कल्चर अलग है कम्प्लीटली हमसे, तो उसके हाँ साथ बिल्कुल। एडजस्ट करना भी एक टास्क हाँ, है। लिटरली लिटरली। अब जैसे तुम मान लो एक बंदी है जिसको ना घूमना पसंद नहीं है, ठीक है, या ना पार्टी करना पसंद नहीं है, बट तुम अपोजिट है, तुम ना पार्टी, सैटरडे को तुमको तुम पार्टी पार्टी एनिमल हो। एनिमल ही हो। तो भाई बहुत दिक्कत, और मतलब ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, वो बोल रही है नहीं तुम पार्टी करोगे ही नहीं, ठीक है। नहीं एंड तुम ऐसे इंसान हो जिसको भाई पार्टी करनी ही है। तो यहाँ पे जाके ना बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये ना रसिया और यही वाला कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मेरे को तो ये चाहिए, तुमको ये चाहिए। तो वहां पे तो भाई तुम लड़ाई होना ही है, ये चीज है। इसलिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तुम शादी करते हो ना, तो तुम कम से कम उसके साथ 6 महीने कम से कम यू शुड नो अबाउट ईच अदर, कि हाँ ये है, हाँ, ये चीज और है, शादी बहुत अरेंज इंपॉर्टेंट। मैरिज में मेरे को यही लगता है यार कि चीजें छुपाओ मत, नहीं तो बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा, बाद में तुम ही एडजस्ट करते रहोगे। और रही बात कोर्ट मैरिज की, तो भाई मैंने भी सच बताऊं तो एक लड़के का कोर्ट मैरिज करवाया था कॉलेज में। वो ठीक है, कैसा आर्य चल समाज रहा मंदिर ले जाके। अभी अरे उसका कैसा सही चल चल रहा रहा है, वो लोग उनका रिलेशनशिप 8 साल का था उस समय। अच्छा उस समय अच्छा। उनका रिलेशनशिप 8 साल का था, तो मेरे को था कि यार ये इनको कोई अरे टेंशन नहीं है, ये कर मेरे मेरे वो। मेरे जीजा जी हैं। तो मेरे जीजा जी का ना वो हुआ है, मतलब लव अरेंज मैरिज हुआ है, और उनके फ्रेंड्स अच्छा का ना लव मैरिज हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा। वी आर स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट आफ्टर 5 to 6 year ऑफ मैरिज, कि हम दोनों हाँ सेम डिफरेंसेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो जो बिल्कुल लव मैरिज बिल्कुल। किया है, वो भी अपने मदर इन लॉ को थोड़ा सा वो है, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हैं, और दीदी का भी कर। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई तो ऐसा यही कुछ वही नहीं तो है मैं कि दोनों एट द एंड सेम ही जगह पे आता है कि कॉम्प्रोमाइज तुमको करना है। हाँ लव वही तो जो यार। जो बात मैं तुम्हें बता रहा था कि वो इन्फैचुएशन वाली बात जो तुम बोला कि मेरे को समझ में नहीं आई, वो यही कह रहा है, उसका कह रहा है जो लव मैरिज है उसमें तभी तुम्हें, लव मैरिज में तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुमको शादी लेकिन तभी करनी चाहिए जब तुमको कॉन्फिडेंट हो कि लव वव तो गया साइड में, अगर कल को लव खत्म भी हो जाए तो भी हम दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, हमारा फाइनेंशियल बैलेंस रहेगा, हमारा इमोशनल बैलेंस रहेगा, हमारा फिजिकल बैलेंस रहेगा, तब तुम शादी करो। दैट इज द बेसिस ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज। सही बात है। बट कुछ कुछ लोग बहुत लकी होते हैं यार, जिनको बहुत मतलब मैंने देखा है कुछ कुछ लोग सच में जो लव मैरिज करते हैं एंड दे स्टे टुगेदर, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा भी होता है, बहुत लोग मैच्योर होते हैं इस चीज को लेके, और मुझे लगता है कि हम हाँ दोनों इस चीज को वो लेके तो है बहुत इमेच्योर हैं। बिल्कुल, तभी हम शादी नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए। और ठीक है, मतलब अरेंज मैरिज वाले लोग भी रह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं जिनके अरेंज मैरिज हुए हैं, हमारे दोस्त हैं जिनके लव बट मैरिज हुए हैं ना, फिर बचपन मुझे के ऐसा दोस्त लगता है कि यार बहुत लोग ना शादी के बाद, जो बहुत कॉमन कंसेप्ट है, मुझे लगता है इंडिया में तो सबसे ज्यादा है, लोग चेंज हो जाते हैं। मतलब लड़के लोग जैसे हैं वो पार्टी करना बंद कर देंगे, मिलेंगे नहीं अपने फ्रेंड से, ठीक है, एंड दे मतलब इन्वॉल्व ही नहीं होंगे किसी चीज में। तो ये हाँ भी गलत हाँ। है यार कि तुम इतना ज्यादा अपने मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हो, या बदली से इन्वॉल्व हो जाते हो, या वाइफ से, कि तुम हाँ भूल ही जाते हो चीजों को। हाँ, मतलब देखो, एट द एंड ऑफ द डे मैरिज में तुम्हारी वाइफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन एक एक चीज ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम उसको भी कुछ कुछ पर्सनल टाइम दो, कुछ अपने लिए भी पर्सनल टाइम निकालो, कभी अपने दोस्तों से जाके मिलो, तुम्हारी वाइफ अपने अलग दोस्तों से जाके मिल रही है जिसमें तुम नहीं जा रहे हो, जिसमें ऐसा नहीं है हमेशा तुम एक जगह जाओगे तो कपल बन के ही जाओ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस एंड फ्रेशनेस इन योर मैरिज। हाँ चलो भाई, आज का यहीं पे खत्म करते हैं। आज तो काफी तो रैंडम रहा टॉपिक हमारा। हाँ, आज बहुत रैंडम रहा। तो इसी के साथ हम लोग अब अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ आएंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे, एग्जैक्टली। ठीक है, बाय। बाय बाय।